हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस वाले लेक्चर में हम आगे वाले दो पार्ट करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में इस वाले क्वेश्चन के छोड़े थे, जो CSIR नेट का एक क्वेश्चन है। बेसिकली ये रिजल्ट्स ही पूछ रखे हैं इसमें कि हमें दिया गया था कि फंक्शन C2 CA का एंटायर फंक्शन दे रखा है और जिसमें ये पूछा गया है कि फंक्शन कांस्टेंट कब होगा। कि फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया था कि अगर रियल पार्ट बाउंडेड है तो, दूसरा है इमेजनरी पार्ट बाउंडेड है, थर्ड में हमें u प्लस वी बाउंडेड दिया गया है, फोर्थ में हमें u स्क्र प्लस वी स्क्र बाउंडेड दिया गया है। तो हमें बताना है कि कौन से केस में फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमने कल वाले लेक्चर में जो कोरोलरीज पढ़ी थी उनके बेसिस पे हमने देखा था कि अगर ये वाले जो हमें दे रखे थे रियल पार्ट बाउंडेड हो जाए या इमेजनरी पार्ट बाउंडेड हो जाए, इनमें से मॉडुलस बाउंडेड हो जाए, आर्ग्यूमेंट u प्लस वी, u माइनस वी या u स्क्र प्लस वी स्क्र, ये सारे अगर इनमें से अगर कोई भी एक बाउंडेड हो जाए, कोई भी एक सेटिस्फाई हो रहा है और साथ में अगर फंक्शन एंटायर गिवन है तो हमारा फंक्शन कांस्टेंट हो जाता है। यही वाली थ्योरम से हमने इन्हीं वाले रिजल्ट्स की हेल्प से हमने बोल दिया था कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं, क्योंकि फर्स्ट में दिया गया रियल पार्ट बाउंडेड है, सेकंड में इमेजनरी पार्ट, थर्ड में u प्लस वी और फोर्थ में दिया गया u स्क्र प्लस वी स्क्र बाउंडेड है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमने पहले दो को तो हमने प्रूव कर लिया था, जो थर्ड और फोर्थ है हमें ये तो पता है कि ये वाले सही हैं हमने ऊपर वाले रिजल्ट्स के हेल्प से। पर यहाँ पर अब हम प्रूव करेंगे कि ये कैसे सही है थर्ड और फोर्थ वाला, कि अगर ये फंक्शन एंटायर दे रखा है और साथ में अगर u प्लस वी बाउंडेड है, मतलब उसके रियल और इमेजनरी पार्ट का सम अगर बाउंडेड दे रखा है तो फंक्शन हमारा कॉन्स्टेंट बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है सी वाला, इसमें हमें दिया गया कि एफ जेड को हम लिख सकते हैं u प्लस आयोटा वी। अब जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो हमें ये लिखना होता है कि जो जो वाली भी चीज़ बाउंडेड दे रखी होती है तो हम ये कोशिश करते हैं कि हम e की पावर, जैसे हम ये बोल रहे थे ना कि अगर एफ जेड एंटायर है तो e की पावर अल्फ़ा इंटू एफ जेड एंटायर होगा। तो हम अल्फ़ा कौन सा लेकर चले, मतलब क्या क्या वैल्यू लेकर चले अल्फ़ा की, वैसी कुछ चीज़। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस अकॉर्डिंग ले रहे थे हम कि जो हमें बाउंडेड, जैसे अगर u बाउंडेड दे रखा था तो हम ऐसा अल्फ़ा लेकर चलेंगे जिसके लिए अल्फ़ा इंटू एफ जेड जो होगा ना, मतलब e की पावर अल्फ़ा इंटू एफ जेड होगा, उसका मॉडुलस उसका जो रियल पार्ट होता है अल्फ़ा इंटू एफ जेड का रियल पार्ट जो होगा उसके बराबर आ जाएगा e की पावर रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ जेड। ये वाली चीज़ का जो मॉडुलस होगा वो इसके बराबर आ जाएगा, ऐसा कुछ हो रहा था। ठीक है, तो इसलिए जैसे हमने वन ले लिया था, वन इंटू एफ जेड ले लिया था फर्स्ट वाले केस में, जिसमें हमें u बाउंडेड दे रखा था, जिसमें हमने v बाउंडेड दे रखा था। तो उसमें क्या किया था हमने माइनस आयोटा इंटू एफ जेड ले लिया था। तो माइनस आयोटा एफ जेड में क्या आ गया था, v तो रियल पार्ट बन गया था और माइनस u उसका इमेजनरी पार्ट बन गया था, और v बाउंडेड था तो इसलिए e की पावर v वाले से बाउंडेड हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या दे रखा है, u प्लस वी बाउंडेड दे रखा है, तो हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे e की पावर में अल्फ़ा इंटू एफ जेड, ऐसा अल्फ़ा यूज करेंगे कि उस जिसके लिए हमारा जो ये e की पावर अल्फ़ा इंटू एफ जेड बनेगा उसका जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू आएगी वो e की पावर में रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ जेड आएगी, ये तो हमें पता है। लेकिन जो रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा इंटू एफ जेड होगा उसमें कौन सी टर्म आ जाए, u प्लस वी की टर्म आ जाए। ठीक है, क्योंकि इमेजनरी वाला पार्ट का मॉडुलस तो वन ही होगा, तो इसलिए हमें ये वाली चीज़ की कोशिश करनी है। तो अब यहाँ से हमने क्या किया कि देखो, अगर एफ जेड में से आयोटा एफ जेड माइनस करेंगे, एफ जेड माइनस के आयोटा एफ जेड, तो वैल्यू हमें क्या मिलेगी, एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आयोटा वी है, माइनस के आयोटा इंटू एफ जेड की वैल्यू यू प्लस आयोटा वी पुट कर दी। तो यहाँ से हमें मिल गया कि सब्ट्रैक्ट होकर हमें वैल्यू मिल गई यू प्लस वी प्लस आयोटा v माइनस यू, तो हमें ये मिल गई। तो रियल पार्ट u प्लस वी मिल गया। तो देखो, अगर हम ये वाला एफ जेड माइनस आयोटा एफ जेड, इसको हम लिख सकते हैं वन माइनस आयोटा इंटू एफ जेड।
तो हमने अल्फ़ा इंटू एफ जेड किया है एक तरीके से। तो जो अल्फ़ा है ना उसकी वैल्यू कितनी लिया, 1 - आयोटा। तो 1 - आयोटा इंटू एफ जेड का जो रियल पार्ट है ना वो u प्लस वी बन रहा है। तो इसलिए हम e की पावर में 1 - आयोटा इंटू एफ जेड इसके एंटायर होने का यूज करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ से इसकी बाउंडेडनेस बता पाएंगे हम जब, क्योंकि उसका जो हमें मॉडुलस मिलेगा वो e की पावर u प्लस वी के बराबर मिलेगा, इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ से हमें बोला गया है कि अब हमें तो दिया गया है, ये तो हमने निकाल लिया 1 - आयोटा इंटू एफ जेड की वैल्यू, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब सिंस u प्लस वी इज़ बाउंडेड, ये हमें दे रखा है कि u प्लस वी बाउंडेड है, तो हम ले सकते हैं कि u प्लस वी का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू होगा m से, जो कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये बाउंडेड हमें दे रखा है। तो अब e की पावर में एफ जेड माइनस आयोटा एफ जेड जो हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली थी, या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो कि e की पावर में एफ जेड को कॉमन निकाल लो, 1 - आयोटा इंटू एफ जेड। तो ये बन जाएगा e की पावर 1 - आयोटा इंटू एफ जेड। इसका मॉडुलस किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू तो ये आई थी, e की पावर में लेना, तो e की पावर में क्या हो जाएगा, u प्लस वी प्लस आयोटा इंटू वी माइनस यू। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 का, ये वाली 1 का यूज करके लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, e की पावर u प्लस वी इंटू में e की पावर आयोटा इंटू वी माइनस यू, और e की पावर आयोटा इंटू वी माइनस यू का जो मॉडुलस है वो 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से e की पावर जो ये u प्लस वी है उसका मॉडुलस तो लेस देन इक्वल टू m दे रखा है। तो यहाँ से जो e की पावर u प्लस वी का जो मॉडुलस होगा वो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा e की पावर m से, बाय इक्वेशन नंबर 2 जो बाउंडेडनेस वाली कंडीशन दे रखी है वहाँ से। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि e की पावर में जो हमने ये लिया था 1 - आयोटा इंटू एफ जेड, ये किससे बाउंडेड आ गया, e की पावर m से बाउंडेड आ गया, ठीक है, फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया, और हमें ये भी पता है कि एफ जेड एंटायर है, तो e की पावर 1 - आयोटा इंटू एफ जेड भी एंटायर होगा, क्योंकि हमने बोला हुआ है कि एफ जेड एंटायर होता है तो e की पावर अल्फा इंटू एफ जेड भी एंटायर होता है। तो यहाँ से ओवरऑल हमें क्या मिल गया कि e की पावर में 1 - आयोटा इंटू एफ जेड है, वो एंटायर भी है और बाउंडेड भी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ से हमें बाउंडेड भी मिल गया। तो इसका मतलब कि e की पावर 1 - आयोटा इंटू एफ जेड एंटायर प्लस बाउंडेड, यानी कि एक कॉन्स्टेंट फंक्शन हो जाएगा बाय लिवोली थ्योरम। तो इसका मतलब कि सी वाला ऑप्शन जब हम लेकर चले कि u प्लस वी को अगर हम बाउंडेड लेकर चले, तो उस केस में हमें क्या मिल गया कि फंक्शन कांस्टेंट मिल गया। तो इसका मतलब कि सी वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है। अब डी वाला ऑप्शन देखते हैं। डी वाले में क्या बोला गया है कि अगर यू स्क्र प्लस वी स्क्र बाउंडेड है, ठीक है, दैट मीन्स यू स्क्र प्लस वी स्क्र का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू है एम से, जहाँ पर एम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। तो अब हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा, ई की पावर में ऐसा फंक्शन लेना पड़ेगा अल्फा इंटू एफ जेड, जिसके लिए रियल पार्ट में क्या आए, यू स्क्र प्लस वी स्क्र की टर्म्स बनी, ठीक है। इसलिए जो एफ जेड है ये तो बिल्कुल ईजी है, हमें पता है कि एफ जेड क्या क्या होता है, यू प्लस आयोटा वी होता है। तो एफ जेड का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है, इसका जो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर अंडर द रूट। तो यहाँ से एफ जेड के मॉडुलस के स्क्वायर उसकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगी। और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का तो मॉडुलस हमें दे रखा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉडुलस भी लगा सकते हो। वैसे भी ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रहेगा क्योंकि स्क्वायर है। तो ये लेस देन इक्वल टू m तो दे रखा है, ये तो बाउंडेड दे रखा है, तो इसका मतलब एफ जेड के मोड का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू m हो गया, यानी एफ जेड का मोड का स्क्वायर बाउंडेड है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ जेड भी बाउंडेड है। तो एफ जेड बाउंडेड है तो एफ जेड बाउंडेड हो गया। और ये वाली चीज़ तो ऊपर दे ही रखी है स्टेटमेंट में कि एफ एंटायर फंक्शन है, ठीक है, एफ एंटायर दे रखा था। और उन चारों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट के लिए कॉन्स्टेंट होगा ये हमें देखना था। तो यहाँ से फंक्शन बाउंडेड मिल गया और एंटायर हमें दे रखा है, तो इसका मतलब फंक्शन एंटायर प्लस बाउंडेड हो गया। दैट मीन्स फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया बाय लिवोली थ्योरम। तो इसका मतलब डी वाले ऑप्शन के लिए भी फंक्शन कांस्टेंट है। दैट मीन्स इसके सारे ऑप्शन सही हैं,
ABCD सारे, तो इसका मतलब हमने यहाँ से हमने ये जो ऊपर कोरोलरीज देखी थी ना, तो उनमें उनके ना हमने 4 रिजल्ट प्रूव कर दिए यहाँ से कि अगर रियल पार्ट बाउंडेड है तो कांस्टेंट होगा, अगर एंटायर दिया था रियल पार्ट बाउंडेड है तो कांस्टेंट है, इमेजनरी पार्ट बाउंडेड है तो कांस्टेंट है, u प्लस वी बाउंडेड है तो कांस्टेंट है, u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाउंडेड है तो कांस्टेंट है। तो बाकी ये वाले है ना, ये वाले आप अब खुद से आराम से ट्राई कर सकते हैं। जैसे u माइनस वी वाला है, u प्लस वी की तरह ही u माइनस वी वाला होगा, ठीक है। बस आपको ये देखना है कि इसमें जैसे हमने एक में करा था कि वन माइनस आयोटा इंटू एफ जेड करा था, क्या पता इसमें 1 प्लस आयोटा इंटू एफ जेड करके हमारा काम चल जाए। तो वहाँ से जब रियल और इमेजनरी पार्ट सेपरेट करें तो u माइनस वी की टर्म्स में बन जाए। तो वहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि जैसे आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगा, एफ जेड। आर्ग्यूमेंट वाले केस में जैसे आप देखेंगे तो जो आर्ग्यूमेंट होती है, हमें पता है कि अगर एफ जेड ये वाला है, u प्लस के आयोटा वी है, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये कोई भी हमें पता है कि ये हमने इस तरीके से लिख दिया। जैसे हम जेड को लिखते थे ना x प्लस आयोटा वाई, और इसको हम इस तरीके से भी लिख पाते थे r ई रेज टू पावर आयोटा थीटा करके, तो थीटा आर्ग्यूमेंट होती थी। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर इसको अगर लिखेंगे तो जैसे वहाँ पर जेड था तो r ई रेज टू पावर आयोटा थीटा लिया था, तो यहाँ पर कुछ ऐसा ले सकते हैं, गामा इंटू ई रेज टू पावर आयोटा शाई ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कोडोमेन वाला जो मेंबर है, मतलब नोटेशन के लिए सिर्फ। तो यहाँ पर शाई क्या हो जाएगी, आर्ग्यूमेंट हो जाएगी। अगर ये बाउंडेड है तो क्या कैसे होगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला भी आप चेक कर सकते हैं। ये बाकी इस एक दो जो और रहते हैं इसी तरीके से ये वाले हम कर सकते हैं। बेसिक आइडिया यही है कि जो वाली चीज़ हमें बाउंडेड दे रखी है, हमें अल्फ़ा एफ जेड कुछ ऐसा पकड़ के चलना है कि उसका रियल पार्ट जो बाउंडेड वाली चीज़ दे रखी है उसके टर्म्स में बन जाए, ताकि जब हम ई की पावर में अल्फ़ा इंटू एफ जेड की हेल्प लें उसको बाउंडेड दिखाने के लिए, तो तब हमारा जो फंक्शन है ना वो ई की पावर में वो वाली चीज़ जो दे रखी है बाउंडेड, वो उसकी टर्म्स में बन जाए, ताकि हम वहाँ से गिवन बाउंडेडनेस का यूज कर पाए। इसलिए सिर्फ ये वाली चीज़ करनी है। तो आई होप आपको ये वाले रिजल्ट्स और जो ये वाला क्वेश्चन था CSIR नेट का वो आसानी से समझ आ गया होगा। और अभी इस वाले लेक्चर में हमने इसी के जो पेंडिंग जो 2 पार्ट थे उनको प्रूव किया है। आगे वाले लेक्चर में हम अगले क्वेश्चन करेंगे, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो गेट के एग्ज़ाम में भी और CSIR नेट के एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।